हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और पहली बार आए हैं तो डोंट नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so that you get the notifications about my video updation. So today we are going to discuss a topic in Indian polity which is the historical background. मेरा नाम निधि है और मैं अवदान IAS अकेडमी की डायरेक्टर हूँ. So let's begin with the class. So let's begin with the historical background. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. दी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क जो बना हमारा, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला वो पार्ट होगा जो 1858 से पहले का पार्ट है, जिसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस बने हैं या आए थे वो सिर्फ कंपनी के जो अफेयर थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आकर अपना बिजनेस कर रही थी, उसके बाद सीधे सीधे वो पॉलिटिकल कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, ऑल दोज थिंग्स, उसको गाइड और रेगुलेट करने के लिए जो भी एक्ट्स बने वो. दूसरा पीरियड होगा हमारा पीरियड आफ्टर 1858, रिवोल्ट के बाद, जब सीधे क्राउन के पास द रूल वेंट, राइट, जिसको हम रूल ऑफ क्राउन भी कह सकते हैं, जिसमें देयर वुड लाइक सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस केम इन. अब एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के लिए रेगुलेशंस या एक्ट्स बनाए जा रहे थे. Here we are going to discuss about the important acts during first phase. So कौन कौन सी एक्ट्स इंपॉर्टेंट एक्ट्स थी यहाँ पे फर्स्ट फेज में? फर्स्ट वाज द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. तो जैसे मैंने आपको बताया कि दो फेज में था, तो पहले फेज में थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773, देन केम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, देन यू हैव योर चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन इज योर चार्टर एक्ट ऑफ 1833, नेक्स्ट केम योर चार्टर एक्ट ऑफ 1853. देयर वर थ्री चार्टर एक्ट्स, एक पिट्स इंडिया एक्ट और एक रेगुलेटिंग एक्ट, जिनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपनी कमिंग स्लाइड्स में. So let's begin with the Regulating Act of 1773. Before getting to this act, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं इस एक्ट का. जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर भारत आई इन 1600, तो उनको यहाँ पर क्या करना था? बिजनेस करना था. अब बिजनेस करने के लिए उनको कोई ऑथराइजेशन देगा. तो दिस ऑथराइजेशन वाज गिवन टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय क्वीन एलिजाबेथ इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट चार्टर, कि ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क इन इंडिया. तो ये बेसिकली जो था, जो पर्पस था कंपनी का, इट वाज ओनली मर्केंटाइल पर्पस. ग्रेजुअली बाय 1765 एंड सो कंपनी ने अपना बंगाल, बिहार और उड़ीसा में थोड़ी सी दीवानी राइट्स है ना, उसके अधिकार भी ले लिए. ठीक, तो उस अब जब ये शिफ्ट हुई फ्रॉम बिजनेस टू दी अदर फील्ड्स, पॉलिटिकल फील्ड में जब ये आने लगी, तो उसके बाद दिस एक्ट हैज टू कम फ्रॉम ब्रिटेन अगेन. तो इस वजह से कंपनी की इन सारे चीजों को रेगुलेट करने के लिए दिस एक्ट वाज पास्ड. अब ये एक्ट जो है, दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, बिकॉज इससे पहली बार ऐसा हुआ कि जो कंपनी काम यहाँ पर कर रही थी इंडिया में, वट एवर वर्क वॉज डन बाय द कंपनी इन इंडिया, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल जो भी काम थे, उनको एक तरह से रिकॉग्नाइज किया गया थ्रू दिस एक्ट, राइट. सो लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक इंपॉर्टेंस, द बेसिक फीचर्स ऑफ द एक्ट. इस एक्ट से पहली बार इट designated the governor of Bengal as the governor general of Bengal, right, and created an executive council of 4 members to assist him. तो इससे पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट से पहले क्या था कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, एज आई टोल्ड यू. अभी से पहले देयर वाज दिस बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी. तीनों प्रेसिडेंसीज में अलग अलग गवर्नर बॉडी थी, अलग अलग गवर्नर्स काम करते थे, एंड दे वर डूइंग इट इंडिपेंडेंटली. उनके ऊपर कोई पावर, आपस में कोई उनका कोई वो नहीं था, रोल नहीं था, आई वुड से ऑथराइजेशन नहीं था किसी को, या आपस में दे वर नॉट अकाउंटेबल टू ईच अदर, दैट वुड बी अ बेटर वर्ड. बट इस एक्ट ने क्या किया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, करेक्ट, जिससे कि जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं, दे बिकेम सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. जो बंगाल और बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आ गए. आर यू गेटिंग इट? राइट.
पहले इंडिपेंडेंट थे एज आई टोल्ड यू, और पहले ऐसे गवर्नर जनरल जो बने, ही वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके साथ साथ इस एक्ट ने क्या किया, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा इन 1774, comprising of one chief justice and 3 other judges। एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस के साथ एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट भी किया गया इस एक्ट के अंडर ही इन 1774। रिमेंबर द ईयर, राइट? एंड लॉर्ड इम्पे बिकेम हिज द फर्स्ट चीफ जस्टिस दैट वेज, करेक्ट? So let's talk about the Pitt's India Act of 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट को एक तरह से करेक्टिव एक्ट की तरह भी देखा जा सकता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया उसमें जो भी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी उसको अमेंड करने के लिए 81 में एक एक्ट आया, उसके बाद 84 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, राइट? तो इस एक्ट ने क्या किया, व्हाट वर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? दिस एक्ट बेसिकली डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने एक तरह से पूरा क्लियर डिमार्केशन कर दिया बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। साथ साथ with this particular act the crown became a party directly। कैसे? यहाँ इस एक्ट के द्वारा उन्होंने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्रिएट किया, राइट? और उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट वाज अकाउंटेबल टू द क्राउन, या इट रिप्रेजेंटेड द क्राउन, करेक्ट? और कंपनी का काम कौन कर रहा था? कंपनी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था? द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो नाउ अ सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट स्टार्टेड। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड देयर वाज अ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि क्राउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो डुअल कंट्रोल स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। साथ साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसको एम्पावर किया गया था टू कंट्रोल ऑल द मैटर्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट, साथ साथ रेवेन्यू ऑल्सो, करेक्ट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। उसके साथ साथ इसको एम्पावर कर दिया गया था कि भाई जो भी कंपनी के रिकॉर्ड है उसका भी फुल एक्सेस किसको होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को होगा। सो नाउ द क्राउन आल्सो केम इन द पिक्चर विद दिस पर्टिकुलर एक्ट। इट आल्सो काइंड ऑफ स्टार्टेड having access, बट अभी भी क्या है? कंपनी इज द फेस, कंपनी रूल कर रही है, क्राउन रेगुलेट कर रहा है उसको, देखा जाए तो। After 1858, Crown directly comes in the picture and this company is एक तरह से abolished, liquefied, खत्म कर दिया जाता है कंपनी को, right? So that's it for the Pitt's India Act of 1784. Let's move forward. Next are your Charters Act of 1813, 1833 and 1853. अब ये 20 ईयर्स के गैप में एक्ट्स आई हैं। द लास्ट वो इज 1853। इसके बाद से चार्टर एक्ट नहीं आई, क्योंकि इसके बाद क्या हो गया था? दी क्राउन का जो वो था राज 58 के बाद वो स्टार्ट हो गया, तो उसके चार्टर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। तो इसमें हम बहुत ही ब्रीफली जो भी इंपॉर्टेंट चीजें चार्टर्स में हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे वेरी क्विकली। नाउ दिस फर्स्ट चार्टर एक्ट 1813, इसने ट्रेड मोनोपोली जो थी कंपनी की उसको अबॉलिश कर दिया। बिफोर 1813 जो पहले चार्टर्स दिए गए होंगे कंपनी को, उनके द्वारा इनको मोनोपोली थी। दे वर द होलसेल बिजनेस पीपल ऑफ द कंट्री, इंडिया का उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे इनकी ट्रेड मोनोपोली को क्या कर दिया गया? अबॉलिश कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज मिशनरीज अलाउड टू प्रीच इन इंडिया। अब क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई थी इंडिया आके अपनी एजुकेशन इम्पार्ट करने की और प्रीच करने की। नेक्स्ट, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट कम्स योर चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम्स द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब हमने पढ़ा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था जिसके सबऑर्डिनेशन में कौन काम कर रहा था? बॉम्बे और मद्रास काम कर रहा था। लेकिन अभी वो इन्हीं 3 एरियाज में कन्फाइंड है। विद दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 द नॉमेनक्लेचर वाज चेंज्ड अगेन टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा था, कंपनी ने एक्सपैंड कर लिया था काफी सारे एरियाज में बाय दिस टाइम। तो नाउ द हेड हियर became the Governor General of India,
and the first Governor General was Lord William Bentinck. So do not get confused with Governor General of Bengal, that was Warren Hastings, but Governor General of India was लॉर्ड विलियम बेंटिक, और ये किससे आए हैं? 1833 के चार्टर एक्ट से। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई? दिस एक्ट एंडेड ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। अब उसको कमर्शियल जो एंटिटी थी वो उससे उसको बिल्कुल खत्म करके इट बिकेम अ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट विद दिस। नेक्स्ट कम्स योर 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसमें क्या हुआ? अभी गवर्नर जनरल काउंसिल है वो काम कर रहा है साथ साथ। विद दिस पर्टिकुलर एक्ट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल वर सेपरेटेड। तो सेपरेशन ऑफ पावर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। करेक्ट। क्या किया गया है? बेसिकली लेजिस्लेटिव और जो विधायी, लेजिस्लेचर जो है, एग्जीक्यूटिव जो प्रशासनिक चीजें हैं, है ना, उनको सेपरेट कर दिया गया है। उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हुई, ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज एस्टैब्लिश्ड। एक ओपन कंपटीशन शुरू कर दिया गया सिविल सर्विसेज के लिए। एंड 18 इसी में एक चीज जो हमें याद रखनी है, 1854 में मैकुले कमेटी आई थी फॉर इंडियन सिविल सर्विस, उसके रिकमेंडेशन पे दिस वाज एस्टैब्लिश्ड। दिस वाज एन ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज डन, राइट? तो रिमेंबर मैकुलेस कमेटी फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज was established, मतलब was formed in 1854, जिसके बाद ही ओपन कर दी गई थी सिविल सर्विसेज फॉर ऑल इंडियंस। राइट, ओपन कंपटीशन कर दिया गया था। Next is the important acts during phase 2. Phase 2 is basically the rule of the crown. So we will be discussing this in part 2 of this video. It will be in continuation, historical background. So I'll just tell you all the acts that we are going to discuss in part 2. First is the Government of India Act 1858. This was the act जिससे actually सारा जो भी rule था that went to the crown, Queen Victoria के पास चला गया था, and how things change and what all happened. We will discuss it later. Next is your Indian Council Act 1861, 92 and 1909. There are 3 council acts that came during this phase. Then is your Government of India Act 1990, very important act. Then the most important act for the constitutional purpose, it's the Government of India Act 1935, which contributes to almost 60 to 70% of our constitution. And last but not the least is your Indian Act of Independence from 1947, जहाँ से हमें as a we became independent because of this act, we can say this. So I hope you all liked it, and that's it for today. Thank you so much. Do not forget to share and subscribe to the videos, and also if you like it, please like and hit the bell icon for notifications. Thank you so much. Take care of yourself. See you soon. So hope you've understood the basics. थोड़ा बहुत clarity आई होगी. If you have any kind of doubts and confusions, you can post comments down below. And if you like the video, please like, share, and do not forget to subscribe to my channel. And until then, take care, be safe, and thank you so much.